अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मेरा नाम फारिया है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे खास ताकीद की थी कि मेरे वालिद साहब को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वो मेरे शौहर एहसन को एक आवाज देते, मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती, होशो आवाज उड़ने लगते और फौरन से कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अपने शौहर की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रौब था। गुस्से में तो वो वाकई ही रहते थे। शादी के 2 ही दिन गुजरे थे, तीसरा दिन था कि जब सुबह ही सुबह एहसन ने मुझसे कहा कि आज हम कहीं घूमने जाते हैं। मैं भी खुश थी, लेकिन उसी वक्त मेरे ससुर ने एहसन को पुकारा तो वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में घुसकर बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो किचन की जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो इसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 2 ही दिन तो हुए थे हमारी शादी को, और इन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बनाकर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन एहसन ने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया कि अब्बा की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था तो मैं मजीद घबरा के रह गई थी। एहसन जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, समंदर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज नहीं किया था। एहसन तो फौरन फैक्ट्री चला गया। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने ही खाना भी बनाया, घर के सारे काम भी किए। मेरे ससुर ने मुलाजमों को जवाब दे दिया। कहते थे कि जब बहू घर आ गई है तो घर की सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली। थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बू जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज से अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। कहने लगे, मुझे दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक नहीं देखता। मैं फौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला, दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास भी बैठकर बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है। मैं पूरा दिन अकेला बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, एक अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया तो फौरन से पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पीना पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे वजूद पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी। मेरे हाथों में तरी सी उतरने लगी, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। कहने लगे, जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते दिखाई दे रहे थे जब मेरे शौहर घर में होते थे, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 2 दिन से एहसन से चिल्लाकर बात कर रहे थे और गुस्से से एहसन से बातें कर रहे थे, उन्हें डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास आ गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लगा। मैंने फौरन
घबरा कर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाक तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आ भरी थी। मुझे उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने अपनी शादी के अगले रोज फिरोजी रंग का फैंसी जोड़ा पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर, आज शाम को वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बुरा लगा। ये फरमाइश एहसन को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब एहसन फैक्ट्री जाता, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब नजरों से देखते, बार बार अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगते। फिर कहते हैं, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध लाकर दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते, कहते मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी कि मुझे एहसन से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक लफ्ज नहीं कहता था, सर झुकाए अब्बा जी कहता रहता था। मैं किचन का काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए और फिर जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बदहवासी मुझ पर पूरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद लर्ज रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच चुकी थी कि मैं एहसन से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होती तो यही सब कुछ करती जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया गया। एहसन थे, कहने लगे, फारिया दरवाजा खोलो। ये क्या बदतमीजी है, क्यों तुमने सुबह से दरवाजा बंद किया है, कमरे में बैठी हुई हो। एहसन की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझसे गुस्से से देख रहे थे। एहसन कहने लगे, तुम में जरा भी हया है। मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने उन्हें रोटी तक नहीं दी। उन्हें शुगर का मर्ज है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होता। मैंने कहा, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर ले। मेरा ये कहना था कि एहसन गुस्से से भड़क उठा, कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरा ससुर कहने लगा, देख रहे हो तुम, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए इससे आए हुए और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़की शादी के बाद क्या करती है और अलग होने के ख्वाब पहले ही आंखों में सजा लेती है। एहसन कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा अगर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ाकर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे वालिद की पहले 5 बेटियां थी। वो सफेद पोश इंसान थे, बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने शोहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर बसाने की कोशिश करना, लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी गलत हरकतें, उसकी बेबाकी गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त एहसन जितने गुस्से में थे, मैं उन्हें सच बताती तो वो यकीनन मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, एहसन इसको आखिरी बात समझा दो, इसका दिमाग दुरुस्त कर दो, वरना मैं फिर इसकी माँ से जाके बात करूंगा, इसके बाप से कहूंगा कि संभालें अपनी बेटी को। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने एक गुस्सीली नजर अपने ससुर पर डाली थी। एहसन कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सर पे कौन से 10 अफराद का बोझ है जो तुमसे संभालना नहीं चाहता। अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है, न कोई बहन भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती है जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश मेरी सास और देवर और नंदे होती तो आज मैं इन मसाइल से ना गुजर रही होती जिनसे अब गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वो गुस्से से देखने लगे, कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर, सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है ना, वो भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना कि ये फसादात देखता फिरूं। मैंने कहा, एहसन ऐसा करो कि अपने बाप की शादी करवा दो। मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ एहसन ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए, ये मेरे बाप की उम्र है शादी की, क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी
तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम पका नहीं पा रही। मैंने कहा तुम मेरी बात नहीं समझ रहे एहसन। वो कहने लगा ये कौन सी बात है जिससे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है। मेरे बाप की उम्र 70 साल है, कब्र में पाँव है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और तुम चाहती हो कि इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नजर रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराए, कहने लगे कि मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को संभालोगी। देखो ये घर, कारोबार, ये फैक्ट्री, सब कुछ मेरे अब्बा के नाम है। अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में, वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के देकर निकलवा देगी इस घर से। अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी सुनता हूँ। अब दोबारा से अब्बा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मैके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते ना होते। मैं टप टप आंसू बहाती अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन उसे एहसन की आवाज आई। कहने लगे फारिया बाहर आओ, जल्दी से ऑमलेट और पराठे बनाकर दो, अब्बा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया, लेकिन एहसन ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन की भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। एहसन का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने लब बंद कर लिए। एहसन जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाजें देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर वो तमस्खराना हंसने लगे। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा। अपनी सोच को बदल लो तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो। मैंने इसीलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपनी बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ाकर ना ले जाए। इसीलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बिठा सके या अलहदा से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज मेरे अंदर आग लगा देते थे। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालूं खुद पर और अपने आप को आग लगा लूं। ऐसी तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही करती थी कि खाने पीने की चीजें अपने ससुर के कमरे में जाकर फौरन बाहर आ जाती। ना उनके पास बैठती थी ना बात करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने तो एहसन का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर गोश्त की बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। एहसन ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे तशक्कुर भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 5,000 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि एहसन मुझे घूरने लगा। कहने लगा अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 5,000 का नोट पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई। कहने लगे मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं एहसन को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात ना थे, लेकिन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये अब्बा का कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाएं? अल्लाह ताला ने तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी। मेरी इस बात पर एहसन भड़क उठे। कहने लगे तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा हाथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम, बचाए इसके कि अब्बा के दिल में जगह बनाओ
तुम हर बात पर एतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर हरा कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना मजीद मुसीबत पड़ जाती मेरे सर पर। फिर उंगली उठाकर मुझे तनबिया करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ फारिया, अपना रवैया अब्बा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, एहसन, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या अपने अब्बा की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोर बेल बजी। फिर बाहर शोर की आवाजें आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो दुबई में तालीम हासिल करने गया था और अब वो वापस आ चुका है, वो भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी की और मेरा ससुर उससे नाराज था, इसलिए उसे घर आने की इजाजत नहीं दी। ना ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों को था कि एहसन का कोई और भाई भी है। उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे कि अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो, वहीं रहते। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर एहसन ने भी कहा कि अब्बा जाने दे, जो होना था वो हो चुका है, इमरान को गले लगा लें। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र किया था कि अब मैं घर में अकेली नहीं होंगी। खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान भी एहसन के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब मेरी देवरानी की जानिब मबसूल हो गई थी। एक रात खाने के दौरान मेरे ससुर कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है अब्बा, आपको जो भी चाहिए वो आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे थे। एक बार मेरी देवरानी अनीला जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी ही बदहवास थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर वो चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, मुझे अब्बा की आदतें बड़ी अजीब लगती है। अजीब नजरों से देखते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लू तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन एहसन ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी, अगर अब्बा ने यही रवैया रखा तो मैं उससे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बर्पा हुआ जो कि मेरे और एहसन के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल बैरून मुल्क में अकेले रह चुका हूँ। अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बा को रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया हंगामा शुरू कर दिया। वही बहस हुई जो एहसन की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अनीला तलाक मांगने लगी। एहसन जब कमरे में आया तो काफी चुपचाप सा था। मैंने कहा, एहसन, आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बा से थी आज वही अनीला को भी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो अब्बा गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 70 साल है। आपको तो चाहिए था कि अपनी वालदा की वफात के बाद कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वो हमें सच में ही बेटियां समझते। मेरी बात शायद अब एहसन की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने अब्बा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज हो गए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? तो एहसन ने कहा कि एक बेवा औरत है, अगर आप उसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो अब्बा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और इससे फर्क ये पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। एहसन अब मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक किया है, अब्बा को एक बीवी की ही जरूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नजरें भी हम पर नहीं उठती थी। हमारे माशरे में ये चीज बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अनीला को करना पड़ा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।